Good morning, class. Yesterday we start the chapter 7 Understanding Marginalization. तो हमने देखा कि marginalization का मीनिंग क्या है कि एक मेन स्ट्रीम से अगर हम कुछ लोगों को जो है वो अलग कर देते हैं कि आप हमारे जैसे नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं, वो किसी भी पॉइंट पे बात कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। या फिर कोई रिच सोसाइटी है, उसमें पुअर लोगों को अलग कर दिया जाता है। कोई बहुत इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, उसमें अगर कोई इलिटरेट है उसको अलग कर दिया जाता है। तो किसी की लैंग्वेज अलग है तो उसको जो है वो अलग कर दिया जाता है। तो इन सबको हम मार्जिनलाइजेशन जो है वो बोलेंगे। तो हमने स्टोरी देखी कि एक जो बच्चे हैं उनके दादू हैं वो उनको अपनी ट्राइबल स्टोरी बताते हैं कि हम कैसे गांव में रहते थे उड़ीसा में, और धीरे धीरे वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट होने लगी, तो कैसे उनको गांव से मार मार के भगा दिया और उनकी लैंड के बदले में उनको बहुत ही छोटी सी अमाउंट जो है वो मनी की फॉर्म में दी, और उसके बाद फिर वो दिल्ली सेटल हो गए। और इससे लेकिन अब बच्चों ने बताया कि जो है वो अब उनको अच्छे से इंग्लिश भी आती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। अदर स्टूडेंट्स ने, उनके बैचमेट्स ने जो है वो उनको बहुत इल ट्रीट किया कि आप लोग क्योंकि वो संथाली में बोलते थे। और सेकेंडली उनको ये क्वेरी थी कि ऑलवेज़ जो है वो रिपब्लिक डे परेड में आदिवासीज़ को सिर्फ डांस करते हुए ही क्यों दिखाया जाता है, तो वो और भी तो काम करते हैं, वो क्यों प्रोजेक्ट नहीं करे जाते हैं। तो ये सब जो है वो हमने देखा। तो उसके बाद था कि आदिवासीज़ कौन हैं जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, और उनका जो टोटली लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही होता है। तो आदिवासीज़ को लेके एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है हमारी कि ये ऐसे ही कपड़े पहनेंगे और इसी तरह से डांस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट। एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द हिस्ट्री बुक that forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India. तो फॉरेस्ट जो है वो हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं एक सिविलाइजेशन को सेटल करने के लिए। मेटल ऑर्स लाइक आयरन एंड गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स देमसेल्व्स। तो जो हमें फॉरेस्ट से बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, लाइक ये सब जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेड हेविली ऑन फॉरेस्ट दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियाज रिवर्स एंड एज इज़ बिकमिंग क्लियरर नाउ क्रूशियल टू द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ आ एयर एंड वाटर। तो हमारे जो है इंडिया के जो रिवर्स हैं, मतलब वो हमारे अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर को डिटर्मिन भी जो है वो करता है ये फॉरेस्ट जो है। मतलब ये है कि हमारे अगर फॉरेस्ट अच्छे हैं तो हमारा सारा इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा होगा, जिसके कारण सारे फैक्टर्स जो हैं वो अच्छे होंगे। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी तक जो है वो फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा एरिया जो है अर्थ का, जो आप कह सकते हैं कि इंडिया का, हमारे कंट्री का कवर करते थे। आदिवासीज़ जो हैं इनका हैड अ डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक्ट्स एटलीस्ट टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के मिडल तक जो है वो आदिवासीज़ का बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल रहा है। दिस मीन्स दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर्स, इंस्टेड ओपन एम्पायर्स हैवीली डिपेंडेंट ऑन आदिवासीज़। तो इसका क्या मतलब है कि जो आदिवासीज़ थे वो किसी लार्ज एम्पायर पे डिपेंड नहीं करते थे, उल्टा जो था कि एम्पायर्स जो हैं वो आदिवासीज़ के ऊपर डिपेंड करते थे, और जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते थे उनके ऊपर डिपेंड करते थे। दिस इज़ रेडिकली कंट्रेरी टू द इमेज ऑफ आदिवासीज़ टुडे। तो आज हमारे मन में जो भी आदिवासीज़ की इमेज है उससे बिल्कुल अपोजिट जो है ये फैक्टर था। समवट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज़ जो है आज के टाइम पे हमारी जो इमेज है कि एक पावरलेस कम्युनिटी है ये। इन द प्री कॉलोनियल पीरियड दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर्स गैदरर्स। तो अगर हम प्री कॉलोनियल पीरियड में देखें तो उनका ज़्यादा काम क्या था, या तो वो हंटर्स से, गैदरर्स से, नोमैड्स से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड लाइफ नहीं थी। तो आदिवासीज़ हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स टू इकोनॉमिक चेंजेस। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ बहुत सारी इकोनॉमिक चेंजेस होने लगी, फॉरेस्ट पॉलिसी बनी। जैसे सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब हमारी बनी तो उसके बाद भी बहुत सारी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनती गई। एंड पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री।
जो स्टेट प्राइवेट इंडस्ट्री है या फिर गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनका पॉलिटिकल प्रेशर होने लगा कि फॉरेस्ट को कट करके यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। तो इससे क्या हुआ कि जो आदिवासीज़ थे उनको माइग्रेट करना पड़ा। फिर या तो उन्होंने एज अ वर्कर इन प्लांटेशन काम किया या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ लेबरर काम करा, डोमेस्टिक वर्कर्स भी हुए और इंडस्ट्रीज़ में भी इन्होंने काम करना स्टार्ट करा। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि उनका फॉरेस्ट टेरिटरी में डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, मींस वो सारा जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था, वो सारी लैंड जो इनकी होती थी पहले। From the 1830s onwards, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in a very large numbers to various plantations in India and the world. तो झारखंड में सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते थे। तो ये जो है 1830s के बाद जब बहुत सारी लैंड रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनी, तो वहाँ से बहुत सारे आदिवासी जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो मूव कर गए, कुछ इंडिया के ही दूसरे पार्ट्स में और कुछ वर्ल्ड में किसी भी दूसरे कंट्री में, जैसे मॉरिशस, कैरिबियन, इवन ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज़ में भी जो है वो लोग माइग्रेट कर गए। इंडिया टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद द लेबर इन असम। तो असम की इंडिया की टी इंडस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी हम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो पॉसिबल क्यों हो पाई? क्योंकि असम में लेबर थी। टुडे देयर आर 70 लाख आदिवासीज़ इन असम अलोन। तो असम में 70 लाख जो है वो आदिवासीज़ रहते हैं, जिनके कारण वो चाय की खेती हो पाती है और हम एक्सपोर्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज़ फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर एंड हार्ट ब्रेक एंड डेथ। तो ये माइग्रेशन की जो स्टोरी है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत लोगों ने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, टॉर्चर किया गया है उनको और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इन 19th सेंचुरी अलोंग 5 लाख आदिवासीज हैड पेरिश्ड इन दिस माइग्रेशंस। तो 5 लाख लोगों का ऐसा कोई डेटा नहीं है कि वो कहाँ पे जाके सेटल हुए, मीन्स हमें नहीं पता है कि वो कहाँ गए। द सॉन्ग बिलो कैप्चर्स द होप्स ऑफ द माइग्रेंट्स। तो ये कुछ सॉन्ग है, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये आप पिक्चर देख रहे हो कि आदिवासी जो हैं वो एज अ लेबरर काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है, ये आपको एक कोल माइन की पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ऐसे फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर दी। तो दिस इज़ अ फोटो ऑफ नियमगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो कहाँ पे है ये? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा की पिक्चर है ये। और दिस एरिया इज़ इनहेबिटेड बाय कोन्स एंड आदिवासी कम्युनिटी। तो जो डोंगरिया कोन्स हैं एक आदिवासी कम्युनिटी थी, तो वहाँ जो इस एरिया में वो लोग रहते थे। न्यामगिरी इज़ द सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी। तो इनके लिए ये माउंटेन जो है वो बहुत आप कह सकते हैं कि सेक्रेड था, मतलब ये इसकी बहुत पूजा करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अ मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इज़ प्लानिंग टू सेट अप अ माइन एंड रिफाइनरी हेयर। तो बहुत सारी एल्यूमिनियम कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे सेट हो गई माइनिंग करने के लिए और रिफाइनिंग करने के लिए, विच विल डिस्प्लेस द आदिवासी कम्युनिटी। तो इसके कारण आदिवासी कम्युनिटीज़ को यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा। They have strongly resisted this proposal but have been joined by environmentalists as well। तो उन्होंने इस प्रपोज़ल के लिए रजिस्ट करा, मना करा, और जो है वो इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन करा। तो एक केस अगेंस्ट द कंपनी इज़ ऑल्सो पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी भी जो वो केस है एक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट लैंड जो है वो क्यों क्लियर की जाती है? सो दैट जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए लैंड मिल पाए। तो जो आदिवासीज़ यहाँ पे रहते हैं दैट आर जो एरियाज़ रिच इन मिनरल्स हैं और अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको जो है वो इन्हीं प्रोजेक्ट में एज अ लेबरर काम दे दिया जाता है, या फिर वहाँ से थोड़ी सी अमाउंट दे के उस एरिया से उनको माइग्रेट करा दिया जाता है। पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन क्लूडेड टू टेक ओवर द ट्राइबल लैंड। तो जो पावरफुल लोग होते हैं, थोड़े रिच पर्सन हैं या फिर जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर है, तो वो इन एरियाज़ को जो है वो ओवरटेक कर लेते हैं। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज़ टेकन अवे फोर्सफुली एंड द प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। तो बहुत बार तो ये होता है कि लैंड को फोर्सफुली उनसे ले लिया जाता है और प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया जाता है।
अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स मोर देन 50% ऑफ पर्सनस डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स। तो जितने भी लोग जो हैं वो डिस्प्लेस किए जाते हैं उसमें से 50% जो है वो ट्राइबल ग्रुप के होते हैं। Another recent report by organization working among Adivasis show that 79% of the person displaced from Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals। तो जो भी लोग जो हैं वो इन 4 स्टेट से माइग्रेट किए गए हैं उसका 79% जो है वो आदिवासीज थे। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। तो नॉर्थ ईस्ट में उनकी जो लैंड्स हैं उस पर मिलिट्री का कंट्रोल रहता है। इंडिया हैज़ 104 नेशनल पार्क्स covering 40,000 approx square kilometer and 543 wildlife sanctuaries covering approx 118,000 square kilometer। तो when they continue to stay in these forests they are termed encroachers। तो अगर वो इस एरियाज़ में रहते हैं तो उनको encroachers बोला जाता है। तो losing their land and access to the forest means that tribals lose their main source of livelihood and food। अगर वो इस लैंड को लूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो मेन सोर्स है लाइवलीहुड का वो चला गया। तो हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स मैनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। तो बहुत सारे जो आदिवासीज़ हैं इनको सिटीज़ में माइग्रेट होना पड़ता है काम देखने के लिए, और जहाँ पे इनको वो बहुत ही लो वेजेस में लोकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में काम मिलता है। तो इनको वो काम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूरी में लेना पड़ता है। तो इस तरह से पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन का जो साइकिल है वो चल जाता है। 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एंड जो है वो रूरल एरियाज़ में है और 35 जो है वो अर्बन एरियाज़ में हैं, और इनके बच्चे ज़्यादातर माल न्यूट्रिशियस होते हैं और लिटरेसी रेट इनमें बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है लिटरेसी रेट। वैन आदिवासीज़ जो हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो उनके पास जो इनकम सोर्स है वो भी चला जाता है और इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो भी नहीं दी जाती, और इनके ट्रेडिशन कस्टम जो हैं वो भी चले जाते हैं। तो जो है दे टुक अ फार्मिंग लैंड, दे लेफ्ट सम हाउसेस, दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड। मतलब इनके जो भी कस्टम्स थे वो सब, मतलब इनके मंदिर भी ले लिए गए, इनका घर भी, इनकी खेत भी, इनके वेल भी, इनके पोंड भी, इनका क्रिमेशन ग्राउंड भी। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मतलब ख़त्म हो गई हैं। गोविंद मरन हु वाज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। तो इनको जो है वो डिस्प्लेस किया गया था क्योंकि उड़ीसा में जो है वो रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगा था। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ ट्राइबल लाइफ। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इम्पैक्ट्स द अदर। जब भी एक एरिया में डिस्ट्रक्शन होती है तो दूसरे एरिया को भी वो इफ़ेक्ट करता ही है। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। तो ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना ये बहुत ही जो है वो पेनफुल और वायलेंट एक्टिविटी है उनके एंगल से। सो आज इतना ही करते हैं बेटा। तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।